Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great in your summer vacation. Students, in the today's video, we are going to discuss the new topic, that is limitations of Rutherford's model. In the last video, in the previous video, we discussed that Rutherford, on the basis of his gold foil experiment or the alpha particle scattering experiment, he concluded that atom is a sphere, and inside the atom, in the center, the positive charge is concentrated, and where the positive charge is concentrated, he termed it as a nucleus. क्या कहा था उन्होंने उसको? न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? अब न्यूक्लियस पे एक बात करते हैं. आज से पहले आपने जो वर्ड है न्यूक्लियस, क्या आपने इसे कभी केमिस्ट्री में सुना था? नो. आज से पहले आपने इसको सुना था इन बायो. बायो में आप ये पढ़ते थे कि जो सेल होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. अब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि केमिस्ट्री में भी हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द एटम. और एटम के अंदर ये क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज. क्या कैरी करता है एटम के अंदर? पॉजिटिव चार्ज. Is it clear everyone? So now you will study nucleus in the biology also, in the chemistry also. So in the biology nucleus, it is present inside the cell which carries the genetic information, and in the chemistry, it is present inside the atom which carries the positive charge. I hope it is clear to you. Now the next thing which is said by Rutherford, that if in the center positive charge is present inside the nucleus, so where are the electrons present? क्या पढ़ा था कल हमने? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the atom and they are revolving around the nucleus. वो न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. As the planets are revolving around the sun, उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को किसके साथ कंपेयर किया था? विद द प्लैनेट्स, एंड दैट्स वाई उनके मॉडल को और क्या कहा गया है? उनके मॉडल को कहा गया है प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. ठीक है, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वर सेड बाय द रदरफोर्ड. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ वी कंपेयर रदरफोर्ड्स एंड द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, सो यू नो व्हाट, Rutherford's atomic model was much better than the Thomson atomic model, but there is a one limitation. उसमें एक limitation है. As you can see this picture also. Firstly, look at this picture carefully. I hope you have studied your chapter number 4 describing the motion around us, in which we learned when a particle is moving in a circular path constantly. अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है. सो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, if we talk about the electrons, so electrons are the negatively charged particles. So if these particles are keep on moving around the nucleus, they may lose its energy. जैसे मान लो ये आपके पास सेंटर में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. तो बेटा जब आपका ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, मूव करते करते ये क्या कर सकता है? अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है. एनर्जी को लूज करता करता ये जो न्यूक्लियस है उसके साथ कोलैप्स कर सकता है, टूट सकता है. तो मतलब कि एटम जो है वो टूट सकते हैं, पर ऐसा तो होता नहीं है. ऐसा होता है क्या? अब ये बात को दोबारा समझते हैं. इसी डायग्राम को हम दोबारा समझेंगे. ठीक है, वेट अ मिनट.
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं, इफ यू आर आस्क्ड, अगर आपको बोला जाए, मान लो ये है आपके स्कूल का प्लेग्राउंड, ठीक है, आपको बोला जाए सुबह आप 8 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल ग्राउंड में दौड़ते हो, ठीक है, यू आर जस्ट कीप ऑन, आप क्या कर रहे हो, आप इसके चक्कर लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप इतनी धूप में उस पर घूमते रहोगे तो यू मे फेल डाउन, आप गिर सकते हो, यस और नो, आप फेल हो सकते हो। सिमिलरली आपकी साइंस में ये माना जाता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, और जब अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो वो टकरा सकता है आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के साथ, और जब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के साथ वो टकराएगा तो एटम टूट सकता है, पर ऐसा तो नहीं होता है। एटम तो कितना स्टेबल होता है, जितना भी ये मैटर है, एवरी व्हाट इज मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज अ मास, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो आप जिस बेंच पे, जिस चेयर पे, अभी फॉर एग्जांपल अपने स्टडी टेबल पे, अपने कंफर्टेबल बेड पे बैठ के भी पढ़ रहे हो, तो क्या ये चीजें टूट जाती हैं? नो, ये तो कितना ज्यादा स्टेबल है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? साइंस का तो ये मानना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता रहेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, और मान लो ये आपका एक सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये इसके साथ जाके क्या करेगा, टकरा सकता है, टकरा के ये टूट सकता है, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है? सो व्हाट वाज द लिमिटेशन? लिमिटेशन क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज दिस अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड? ओके, सो दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, रदरफोर्ड ने ये कहा कि nucleus carries a positive charge particle which come from the particle called the protons. Okay, so protons, what the positive charge particles are known as protons, which are much heavier than the electrons, जो electrons से ज़्यादा भारी होते हैं, but they carry the equal and the opposite charge to that. For example, if electron carries a 1 negative, protons carries a 1 positive charge on it. Is it clear everyone? And one more thing before proceeding further, which I want to share with you. स्टूडेंट्स, एटम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उनके पीछे क्या कारण है? सो लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ, दिस इज ऑल्सो इन योर बुक। तो ये है नील्स बोहर। तो जो नील बोहर थे, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ओके, और उन्होंने ये बताया क्योंकि उन्होंने ये वो देख रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जा रहा है, कोई जो ओल्ड मॉडल्स हैं वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि एटम्स जो हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, एंड फॉर दिस ही ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1922। ओके, सो अब नील्स बोहर ने क्या बोला? लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। आप बस ये पिक्चर जो है उसको ध्यान से देखो अभी। ओके, सो नील बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं है कि जैसे ये आपके पास कोई एक एटम है, ठीक है, और ये सेंटर में भी न्यूक्लियस है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जहाँ मन करेगा ये वहाँ घूमेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस, बट दे फॉलो अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट शेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स और शेल्स। क्या बोला उन्होंने कि ये अगर आपके पास एटम है तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगी? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्बिट? क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं और शेल्स भी कहा जाता है। केमिस्ट्री में हम इनको और क्या बोलते हैं? शेल्स। इज इट क्लियर? सो लाइक
दिस। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं भाग रहे होते हैं। जैसे आप गेम्स पीरियड में ग्राउंड में भागते हो ना, इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं भागते हैं। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में एक स्ट्रेट लाइन में चलते हो, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ, है ना। दोनों बातों में डिफरेंस है ना। जब आप प्ले ग्राउंड में होते हो तो आपका जैसे मन करता है वैसे भागते हो, जो मन करता है तो खेलते हो ना गेम को, जैसे आपका मन करता है। रिसेस में भी आप ऐसे ही करते हो, आप ग्राउंड जाते हो, आपको जो खेलना है आपको खेलते हो। बट जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैब में विजिट कर रहे हो या फिर आप असेंबली मॉर्निंग असेंबली के लिए जा रहे हो या अपनी क्लासरूम के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, तो यू मूव इन अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ एंड दीज पाथ आर नोन एज ऑर्बिट्स। ओके, और हर एक, अब बात करते हैं दूसरी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ये चलेंगे तो ये तो अपनी एनर्जी को लूज कर सकते हैं, है ना। ये तो अपनी एनर्जी को लूज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। अब होता ये है कि हर एक जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे आपके पास मान लो दिस इज अ एटम, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर ये प्रेजेंट होती है एक शेल। तो इस शेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होगा तो इस शेल में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिसके साथ ये मूव करेगा। इज इट क्लियर? सो क्योंकि इसमें एनर्जी भी होती है तो इसीलिए इसको एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इनको? एनर्जी शेल्स। इज इट क्लियर एवरीवन? और आपके पास इन शेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल होती है, यहाँ देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सबसे पास वाली जो शेल है इसको क्या नाम दिया? के शेल। और जो नेक्स्ट शेल होती है उसको क्या बोलते हैं? एल शेल। और जो थर्ड शेल होती है उसको क्या बोलते हो? एम शेल। और जो लास्ट वाली शेल होती है उसको क्या बोलते हैं? एन शेल। आई रिपीट माई सेल्फ, ध्यान से सुनो। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल होती है दैट इज शेल नंबर 1। जो शेल नंबर 1 होती है उसको आप क्या बोलते हो? के शेल। जो दूसरी वाली होती है उसको क्या बोलते हो? एन शेल, एल शेल। और जो थर्ड वाली होती है दैट इज नोन एज एम शेल एंड फोर्थ वाली जो है एन शेल होती है। जरूरी नहीं है आपने KLMN नहीं बोलना, आप ABCD भी बोल सकते हो, आप XYZ भी बोल सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, पर बस ये समझो कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल होगी दैट इज अ शेल नंबर 1, सो इट इज नेम्ड एज ए शेल। और जो आपके पास सेकंड शेल होती है वो एल शेल होती है, और जो थर्ड शेल होती है वो एम शेल होती है, और जो फोर्थ शेल होती है उसको क्या नाम दिया गया? एन। मतलब इस तरह से इनको कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये रिवॉल्व करेंगे इन द अलाउड शेल। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बात ये समझो, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आपका शेल नंबर 1 में प्रेजेंट है, तो ये नहीं होगा कि वो आप उसको वो 1 से अपने आप ही 2 में चला जाएगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपने ये भी ध्यान, दूसरी बात तो आपको समझ आ गई होगी होप सो, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो एल शेल के शेल में मूव कर रहा है, तो जब वो के शेल में मूव करेगा तो वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव करेगा जिससे कि वो नहीं गिरेगा। अब इसको मैं प्रीवियस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर आपको प्लेग्राउंड में आप क्योंकि आपको गेम्स खेलनी होती हैं तो आप प्लेग्राउंड जाते हो, वहाँ पे जाके आप एक सुबह सुबह उठ के अपने, जब सुबह आते हो स्कूल में तो वार्म अप करते हो, आप प्लेग्राउंड में मतलब वो कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो, है ना। तो अगर आपको एक टाइम लिमिट दी जाए कि हाँ आपको 20 मिनट 30 मिनट ही यहाँ पे चक्कर लगाना है ग्राउंड में, तो आप अच्छी एनर्जी के साथ लगाओगे, यस और नो? तो आपको जब टाइम दिया गया तो आपकी एनर्जी उतनी ही लगेगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो जिस शेल में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी क्या होती है? कांस्टेंट एनर्जी, जिसकी वजह से ये टकरा के गिरता नहीं है। ओके, और एक चीज़ और मैंने ये कहा कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, इसका मन किया तो चला गया, नो।
जैसे अगर आपका मन किया कि यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लास बट यू डोंट, इफ द समवन इज ऑलरेडी आउट विदाउट द आउट पास, क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। सिमिलरली ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी अपनी मर्जी से ऐसे घूम नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अगर आप इनको एनर्जी दोगे तो दे कैन मूव, तो वो आप पढ़ोगे इन द हायर क्लास। अभी के लिए बस हम इतना ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रदरफोर्ड का इतना कहना बिल्कुल सही था, एटम है, सेंटर में कहीं पे आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड का यहाँ तक कहना बिल्कुल सही था। फिर बहुत ये बताया कि अपनी मर्जी से रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ, और उस क्लोज सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स, शेल्स भी कहते हैं, क्योंकि अब इन ऑर्बिट्स की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है तो इसीलिए इनको एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं, एज यू कैन सी देयर आर द नंबर ऑफ द शेल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और या फिर के, एल, एम और एन, चार आपके पास ये शेल्स हैं। तो ऑब्वियसली एनर्जी इनमें होती है तो इसका मतलब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस भी होता होगा। तो जैसे जैसे जो एनर्जी है इन लेवल्स की न्यूक्लियस से वो दूर जाते हैं वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी क्या होती है? हायर होती जाती है। इज इट क्लियर? जैसे जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल, फॉर एग्जाम्पल के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन है इन द एल शेल, तो किसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी? सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल इज मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। आपके पास के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट हमें समझनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। आपके मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एटम में, सॉरी, ये जो एटम होता है उसमें एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? क्या के शेल में अपनी मर्जी के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने भी आप फिल कर दो कि के में मन किया तो 2 फिल कर दिए, एल में भी 2 फिल कर दिए, नो, ऐसा नहीं होता। हर एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हम पढ़ेंगे इन द टुमारोज सेशन। तो आज की क्लास में आपने 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये है बच्चों कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन द एटम एंड अराउंड द न्यूक्लियस, दिस वाज सेड बाय रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने ये भी बोला कि जो एटम पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में कहीं भी प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी। उसके बाद रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि फिजिक्स में ये माना जाता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है तो भी अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो टकराएगा तो टूटेगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो बोहर ने बोला क्योंकि आपके पास एटम के अंदर हर एक जो एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते हैं, वो एक ऑर्बिट्स में, क्लोज ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द जिनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स और द शेल्स। अब हर एक शेल की अपनी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं आपके पास इन द अलाउड शेल ओनली, नॉट इन बिटवीन देम। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहेंगे, नो, वो हमेशा एक क्लोज सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं और अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और ये जो शेल्स होती हैं इनको डेजिग्नेट किया जाता है विद नंबर्स n1, 2, 3 और 4 या फिर k, l, m और n के साथ। ठीक है, जैसे चाहो आप कर सकते हो। और जो भी इलेक्ट्रॉन शेल से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनर्जी ऑफ these level increases as
as the electron goes away from the nucleus. I hope it is clear to you. In the tomorrow's video we'll start with the topic how these electrons are present inside the atom. Sorry, how these electrons are distributed in the shells. कि किस तरह से shells में जो होते हैं वो distributed होते हैं. I hope it is clear to you. I will share notes with you of 2 pages only. Try to complete it. I will check it by tomorrow. Thank you so much, students.